अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एचआरएम प्रोसेस के अंदर, जिसमें हम रिक्रूटमेंट की बात करें तो रिक्रूटमेंट में जो एटीएस हायरिंग होती है, ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम जो हायरिंग होती है उसमें, और डेटा एनालिसिस के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे रिक्रूटमेंट मैट्रिक्स है। रिक्रूटमेंट मैट्रिक्स जो हैं वो 2025 में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। ठीक है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं, जो बड़ी इन लार्ज कॉरपोरेशंस होती हैं, उनके अंदर जो रिक्रूटमेंट मैट्रिक्स हैं ये डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं। इनको हम वन बाय वन करके आगे डिस्क्राइब करते हैं कि ये डिफरेंट जो रिक्रूटमेंट मैट्रिक्स इस स्लाइड में नज़र आ रहे हैं, ये आगे इनको हम फर्दर डिटेल में करते हैं। सबसे पहला रिक्रूटमेंट मैट्रिक्स है टाइम टू हायर। रिक्रूटमेंट मैट्रिक्स होता है क्या? रिक्रूटमेंट मैट्रिक्स बेसिकली रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है, मयरिंग डेटा जो होता है, वो बेसिकली कौन सा होता है। तो पहला मैट्रिक्स है टाइम टू हायर के कितने दिन में एक एम्प्लॉय हायर हो रहा है। फॉर एग्जांपल, एक आईटी कंपनी ने जॉब पोस्ट की 20 दिन में और कैंडिडेट ने जॉब हायर कर लिया, तो उसका जो टाइम टू हायर प्रोसेस है वो 20 दिन का है, जिसमें इंटरव्यू भी हो रहा है, एडवर्टीजमेंट भी हो रही है, उसका मेडिकल भी हो रहा है और उसकी ज्वाइनिंग भी हो रही है। सारा जो प्रोसेस होते हैं हायरिंग के वो 20 दिन के अंदर अंदर हो रहे हैं। तो उस हायर का जो टाइम टू हायर है वो 20 डेज़ है। तो इसलिए ये जो कैलकुलेशंस होती हैं, ये जो नंबर्स होते हैं, ये डेटा एनालिसिस के अंदर बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इसके बाद है कॉस्ट पर हायर। अब कॉस्ट पर हायर ये होता है, इसका फार्मूला है टोटल रिक्रूटमेंट कॉस्ट, जो एक रिक्रूटमेंट कॉस्ट होती है प्लस नंबर ऑफ़ हायर्स, कि कितने लोगों ने हायर किया, और सॉरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ हायर्स। अब फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी ने उसका जो 1 लाख का रिक्रूटमेंट कॉस्ट है स्पेंड किया है, ठीक है, और उस 1 लाख में से 5 लोग हायर हुए हैं, तो इसका मतलब है कि एक हायरिंग के प्रोसेस के ऊपर 20,000 का खर्चा आया है, यानी 20,000 पे पर कॉस्ट हायर है। सिंपल सी एग्जांपल है रिक्रूटमेंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हायर्स। मंथली अगर निकालें तो एक मंथ के अंदर टोटल रिक्रूटमेंट कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे टोटल ज्वाइनर्स में, तो जितना वो आंसर आएगा वो आपका पर कॉस्ट हायर होगा। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि इससे ये आइडिया हो जाता है कि हमारी कॉस्ट कितनी पड़ रही है। फिर आता है सोर्स ऑफ हायर। सोर्स ऑफ हायर में हम ये देख सकते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज से हमारे पास हायरिंग आ रही है या आ रहे हैं। लिंक्डइन हो सकता है, रेफरल हो सकता है, और जॉब पोर्टल हो सकता है। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरह के भी हो सकते हैं, 4 तरह के भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल में हम देख लेते हैं कि लिंक्डइन पे फॉर एग्जाम्पल 50% उस पोजीशन के प्रोफाइल्स आई हैं, और जॉब पोर्टल से 20% पोजीशन की प्रोफाइल्स आई हैं, और रेफरल मीन न्यूज़पेपर भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं, तो वहाँ से 30% हायर आई हैं। तो ये जो परसेंटेज है ये आपका सोर्स ऑफ हायर का परसेंटेज आता है। अब जिससे ज़्यादा आ रही हैं तो हम उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली कंपनीज जॉब पोर्टल पे रिलाई कर रही होती हैं, जो उनकी वेबसाइट्स होती हैं, जो उनका एटीएस सिस्टम होता है। फिर आता है ऑफ़र एक्सेप्टेंस रेट। ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिंपल सा है कि परसेंटेज ऑफ जॉब ऑफर्स एक्सेप्टेड। फॉर एग्जांपल, इसका फार्मूला है ऑफर एक्सेप्टेड डिवाइडेड बाय टोटल ऑफर मेज मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल सा है कि हमने जितने भी लोगों ने ऑफ़र एक्सेप्ट की, ठीक है ना, और उसको डिवाइड कर देगा टोटल ऑफर्स मेड में, यानी कि फॉर एग्जांपल 10 ऑफर्स हमने किए हैं और 8 लोगों ने एक्सेप्ट किया है, तो वो आपका जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो वो आपका ऑफर एक्सेप्टेंस रेट आ जाएगा। 10 ऑफर्स डेज 7 एक्सेप्ट हुई हैं, 70% आपका ऑफर एक्सेप्टेंस रेट है। सिंपल सा है। तो ये वाला जो फिगर होता है, ये आपका डेटा एनालिसिस और जो आपका फ्लो एचआरएम है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ऑडिट्स में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कितनी ऑफर्स गई हैं, कितने आ रहे हैं। फिर क्वालिटी ऑफ हायर, इसमें आ जाता है कि जो हमने हायरिंग किया क्या उसकी क्वालिटी है भी सही है नहीं। फॉर सबसे पहला स्टेप है परफॉर्मेंस अचीव टारगेट्स। इसमें ये देखा जाता है कि जो टारगेट्स हैं उसके केपीआईज़ हैं या जो उसकी जेडीज़ हैं वो इम्प्रूव हुई भी हैं या नहीं हुई, या वो परफॉर्म हुई भी है या नहीं हुई। फिर आता है रिटेंशन। इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिसके ज़रिए उसका, फॉर एग्जांपल, एक एम्प्लॉय को 3 मंथ का प्रोबेशन में हायर किया है और वो 3 मंथ के अंदर ही छोड़ जाता है, तो वो उसकी क्वालिटी नहीं है, उसकी मीन्स की उस पोजीशन की या उस हायरिंग प्रोसेस की क्वालिटी नहीं है। फिर कल्चर फिट, क्या वो उस कल्चर या टीम के अंदर वो फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या उसको किसी के संग मसाइल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखी जाती हैं। तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिटेंशन के ऊपर आता है। फिर आता है एप्लीकेंट ड्रॉप ऑफ रेट। अब ये इसमें सिंपल सा ये है कि कैंडिडेट्स जो ड्रॉप आउट बिफोर कंप्लीटिंग प्रोसेस और होता है लेकिन वो छोड़ जाते हैं। फार्मूला है कि एप्लीकेंट्स हु ड्रॉप्ड, जितने एप्लीकेंट ड्रॉप्ड हुए हैं डिवाइडेड बाय टोटल एप्लीकेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर एग्जांपल 100 लोगों ने अप्लाई किया है, ठीक है ना, 30 लोग ड्रॉप हो गए हैं, तो 30% आपका ड्रॉप ऑफ रेट है।
तो ये भी इसलिए ज़रूरी होता है कि जब आप ऑडिट्स कर रहे होते हैं या जब आप बैलेंस शीट बना रहे होते हैं या रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास एक डेटा होता है कि हमारी लोगों ने अप्लाई किया तो इतना लोगों ने ड्रॉप ऑफ कर दिया। तो ये वाला जो केपीआई है, सॉरी मैट्रिक्स है, ये इसलिए रिक्रूटमेंट का ज़रूरी है। इससे हमें परफेक्ट जो डेटा है वो मिलता है। फिर आता है डाइवर्सिटी हायरिंग रेट। डाइवर्सिटी हायरिंग रेट में कितने डाइवर्सिफिकेशन से लोग आ रहे हैं। जेंडर भी हो सकता है, रिलीजन भी हो सकता है, रीजनल भी हो सकता है, एजुकेशनल भी हो सकता है। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल क्या बैलेंस्ड हैं या नहीं है। रिप्रेजेंट ऑल एरिया जो है, फॉर एग्जांपल अगर नेशनल लेवल की कंपनी है तो वहाँ पर हर कंट्री से, हर सिटी से या हर रीजन से लोग हैं या नहीं हैं। एजुकेशनल में डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग, डिफरेंट स्किल्स के लोग अवेलेबल हैं या नहीं हैं, या वो कितने आ रहे हैं। तो डाइवर्सिटी हायरिंग रेट भी कैलकुलेशन के ज़रिए हम देख सकते हैं। और रिलीजन का भी हो सकता है और डिफरेंट और भी तरीके हो सकते हैं जिसके ज़रिए हम डाइवर्सिटी जो हायरिंग रेट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास आगे आ जाता है कैंडिडेट एक्सपीरियंस स्कोर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑडिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जो कैंडिडेट्स का एक्सपीरियंस होता है, प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है, वो काउंट होता है, जिसमें उसका सर्वे किया जाता है, फीडबैक किया जाता है, ब्रांडिंग की जाती है। इसमें रेफरेंस चेक भी हो सकता है और इसके अंदर जो डिफरेंट टाइप के फीडबैक सिनेरियोज होते हैं, टेलीफोनिक फीडबैक हो सकता है या ईमेल फीडबैक हो सकता है या पर्सनली फीडबैक हो सकता है या फिर सुपरवाइजरी फीडबैक हो सकता है। तो वो हो सकता है, सर्विस भी हो सकते हैं और ब्रांडिंग भी हो सकते हैं। और इसके साथ साथ फिर जो उस एम्प्लॉय का जो एक्सपीरियंस है, वो उसके जो मार्क्स हैं वो भी काउंट होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है, उसका 10 साल का एक्सपीरियंस है तो 10 नंबर उसके हो गए, या 9 का है तो 9 साल का है तो 9 नंबर उसके ऐड हो गए। तो वो जो नंबर्स हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसको हम कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं। हमारे पास अगर हम टेक अवेज देखें हैं, कंक्लूड कैसे करते हैं इस टॉपिक को, मैट्रिक्स को। बेसिकली जो मैट्रिक्स हैं ये आपके इसलिए इंपॉर्टेंट है, एचआर के प्रोसेस जो रिक्रूटमेंट का है या टैलेंट एक्विजिशन का प्रोसेस है, उसमें क्वांटिटेटिवली परफेक्ट जो मेजरमेंट होती है वो इस केपीएस के थ्रू हो सकती है, जिसमें ट्रैकिंग की जा सकती है, मॉनिटरिंग की जा सकती है। हमें पता चल सकता है कि कहाँ पर लैक है और कहाँ पर वर्किंग की ज़रूरत है इन डेटा के ज़रिए। थैंक यू। तो ये हमारा बेसिकली आज का टॉपिक था। और हम नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह काफ़ी मज़ीद चीज़ें देखेंगे। काइंडली इस चैनल को कंटिन्यू रखें और बहुत सारे आपको एचआरएम के ऐसे ऐसे कंसेप्ट्स मिलेंगे जो आपने ना बुक में पढ़े होंगे, ना आप